हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका ज्ञान इन्फिनिटी में। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 की जो आपकी बुक है भूगोल, उसका चैप्टर नंबर 1 संसाधन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, अगर आपसे पूछा जाए कि संसाधन क्या होता है, तो संसाधन वो हर एक चीज़ है जो आपकी आवश्यकताओं को पूरा करती है। मैंने क्या बोला, मैं एक बार फिर बोलता हूँ। संसाधन वो हर एक चीज़ है जो आपकी आवश्यकताओं को पूरा करती है। जैसे अगर आपको प्यास लगता है तो उस टाइम आपकी ज़रूरत क्या है, आपकी ज़रूरत को पूरा कौन करेगा? पानी। तो पानी क्या हो गया? एक संसाधन हो गया। इसी तरीके से अगर मैं बोलूँ, जैसे अगर आप स्कूल जाते हो तो आप किससे पढ़ते हो? बुक से। तो बुक क्या है? आपको आपकी ज़रूरतों को पूरा कर रहा है, यानी आपको क्या क्या दे रहा है? ज्ञान दे रहा है। तो बुक भी क्या हो गया? एक संसाधन हो गया। जैसे अगर एक मैं एग्ज़ाम्पल लूँ कि अगर आपको स्कूल से घर आना है, आपका स्कूल घर से बहुत दूर है, तो आप किससे आते हो? आप किसी गाड़ी से आते हो, बाइक से आते हो, कार से आते हो। तो आप जिससे आ रहे हो, ये क्या है? एक तरह से आपको आपका संसाधन है। तो ये सब जो भी चीज़ें हैं जो आपकी ज़रूरतों को या फिर आपकी आवश्यकताओं को पूरा करे, उसे हम क्या कहते हैं? संसाधन कहते हैं। चलिए अब चैप्टर में देखते हैं क्या कह रहे हैं। मोना और राजू अपना घर साफ करने में अम्मा की मदद कर रहे थे। इन सभी चीज़ों को देखो, कपड़े, बर्तन, अनाज, कंघा, शहद की बोतल, किताबें, इनमें से प्रत्येक उपयोगी है। यानी आपके घर में जितनी भी, जैसे ये बात कर रहे हैं, बोतल हो गया, शहद हो गया, या कंघी हो गया, या खाने की चीज़ें हो गया, बर्तन हो गया, ये सब क्या है? आपके लिए ज़रूरत की चीज़ें हैं। मोना ने कहा इसलिए ये महत्वपूर्ण है। अम्मा ने कहा यह एक संसाधन है। तो बच्चों ने पूछा उनसे, संसाधन क्या होता है? अम्मा से राजू ने प्रश्न पूछा। अम्मा ने बताया, प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है वह संसाधन कहलाता है। तो आपको एक बात याद रखना है, हर वो वस्तु या हर कोई चीज़ जो आपकी आवश्यकताओं, जो आपकी ज़रूरतों को पूरा करे, वो क्या कहलाता है? संसाधन कहलाता है। जैसे अगर आपको भूख लगती है तो आप क्या खाते हो? खाना। अब वो खाना किससे बनता है? बहुत सारे सब्जियों को, अनाज को मिलाकर। तो ये अनाज क्या है? एक तरह का खाने का संसाधन है। तो आपका ज़रूरतें किससे पूरे होंगी? खाने से। तो ऐसी वो सभी चीज़ें जो आपकी ज़रूरतों को पूरा करती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? संसाधन कहते हैं। अपने चारों ओर देखिए और निरीक्षण कीजिए। आप संसाधनों के विविध प्रकारों को पहचानने में सक्षम होंगे। आप प्यास लगने पर जो जल पीते हैं, आप अपने घर में जिस विद्युत का उपयोग करते हैं, स्कूल से घर पहुंचने के लिए उपयोग किया गया रिक्शा, पाठ्यपुस्तक जिसका उपयोग आप अध्ययन के लिए करते हैं, ये सभी संसाधन हैं। आपके पिता ने आपके लिए नाश्ता तैयार किया है, उन्होंने जिन ताज़ी सब्जियों का उपयोग किया है, वे सभी एक संसाधन है। जल, विद्युत, रिक्शा, सब्जियां और पाठ्यपुस्तक सभी में कुछ एक जैसा क्या है? उनमें से सभी वस्तुओं का उपयोग आपके द्वारा किया गया है, इसलिए वे उपयोगी है। एक वस्तु अथवा पदार्थ की उपयोगिता अथवा प्रयोज्यता उसके एक संसाधन बनाती है। तो अब संसाधन कब बनता है कोई चीज़? जब कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ का जब आप उपयोग करते हैं तो वे वस्तु क्या बन जाती है? संसाधन बन जाती है। राजू अब जानना चाहता था कि कोई भी वस्तु संसाधन कैसे बनती है। अम्मा ने बच्चों को बताया, वस्तु उस समय संसाधन बनती है जब उनका कोई मूल्य होता है। इसका प्रयोग अथवा उपयोग इस मूल्य प्रदान करते हैं, तभी संसाधन मूल्यवान होते हैं। अम्मा ने कहा यानी कोई भी वस्तु संसाधन कब बनेगा? जब उसका कोई ना कोई महत्व होगा, कोई इम्पोर्टेंस होगा। अगर आपको कहीं जाना ही नहीं होगा, तो अगर कोई आपके घर में कोई मोटरसाइकिल है या बाइक है, तो वो संसाधन नहीं बन पाएगा, क्योंकि उस टाइम आपकी उसके लिए कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि आप उसका यूज़ नहीं कर रहे। अब जिस टाइम वो आपके लिए उपयोगी होगा, जब उसकी वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी कि हाँ मुझे इमरजेंसी में यहाँ से यहाँ तक जाना है, तो वो वस्तु उस टाइम क्या बन जाएगी? आपका संसाधन बन जाएगी। यानी वो गाड़ी क्या है? संसाधन बन जाएगी, क्योंकि वो हमारे लिए उस टाइम इम्पोर्टेंट है, उसके बिना हमारा काम नहीं बन सकता। मूल्य का अर्थ महत्व होता है। कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है, जबकि कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य नहीं होता है। उदाहरण
धातुओं का आर्थिक मूल्य होता है, लेकिन एक मनोरम दृश्य का आर्थिक मूल्य नहीं होता, परंतु ये दोनों संसाधन हैं और मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करती है। यानी धातु यानी लोहा हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, ये सब क्या है, धातुओं में आती है और ये आपको पैसों की मिलती है। यानी जब ये चीज़ पैसों की मिलती है तो इसका क्या है, एक आर्थिक मूल्य है। अब कुछ ऐसी चीज़ें जैसे आपको कोई अच्छे इमेज, मतलब कोई अच्छा सा शानदार सा नज़ारा देखने का भी मन करता है, जो आपकी क्या है, मनुष्य की आवश्यकताओं में ही आता है, लेकिन वो जो नज़ारा आप देखते हो उसकी कोई उसका कोई आर्थिक मूल्य नहीं होता है। तो मूल्य का मतलब यहाँ पर क्या हुआ, जो भी चीज़ आपके लिए महत्वपूर्ण है वो क्या होती हैं, मूल्यवान होती हैं। यहाँ पर हम पेटेंट समझेंगे। पेटेंट क्या होता है, यानी आप ये समझिए कि आपके द्वारा कोई आविष्कार जब किया जाता है तो आप जब उसका रजिस्ट्रेशन करवा देते हैं तो वो क्या कहलाता है, पेटेंट। आप रजिस्ट्रेशन क्यों करवाते हैं कि कोई दूसरा व्यक्ति आके उस पर हक न जमा ले, कोई ये ना कहे कि यह आविष्कार तो मैंने किया है और आप कहोगे कि यह आविष्कार मैंने किया है, तो दोनों के बीच में लड़ाई ना हो, इस चक्कर में क्या करवाते हैं हम, हर उस आविष्कार का या भी जो भी चीज़ आपने खोजी है उसको आप क्या करते हो, रजिस्टर करवा देते हो। उसी को क्या कहते हैं, पेटेंट कहते हैं। जैसे कि आप समझो आप रेगिस्तान में जा रहे हो और आपको क्या है, आपको मिल गया तेल का कुआं, आपने उसे रजिस्टर नहीं करवाया और उधर से एक आदमी और आ गया, उसने देख लिया तेल का कुआं और वो कह रहा है कि नहीं तेल का कुआं मैंने खोजा है, तो आप दोनों के बीच में क्या होगा, फिर लड़ाई हो जाएगी। इसीलिए इसी को सुलझाने के लिए हम क्या करते हैं, पेटेंट करवा देते हैं किसी भी खोज को। फिर वो क्या हो जाता है, जब हम पेटेंट करवा देते हैं वो खोज उस इंसान के नाम हो जाती है, फिर उसे कोई भी इंसान यूज़ नहीं कर सकता। कुछ संसाधन समय के साथ आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं। आपकी दादी के घरेलू नुस्खों का आज कोई वाणिज्यिक मूल्य नहीं है, लेकिन यदि वह पेटेंट करने के उपरांत मेडिकल फार्म द्वारा बेचे जाते हैं तब वह आर्थिक रूप से मूल्यवान हो जाएंगे। जैसे आपके घर में बड़े बुजुर्ग होंगे यानी नाना दादी, वो अगर आपको है ना, अगर आपको सिर में दर्द हो जाता है या आपको कोई छोटे बीमारी हो जाते हैं तो वो आपको नुस्खा बताते हैं। अगर वही अब वो नुस्खा क्या है, कोई भी इंसान यूज़ कर सकता है। अगर उसे पेटेंट करवा दे तो वो नुस्खा सिर्फ उनके द्वारा ही क्या होगा, यूज़ करा जाएगा, क्योंकि वो उनके द्वारा ही खोजा गया था। तो पेटेंट का मतलब यहाँ पर दे रखा है, इसका तात्पर्य किसी विचार अथवा आविष्कार पर एकमात्र अधिकार से है। यानी आपने किसी चीज़ को खोजा या फिर आपके नए आइडिया जो आते हैं उसे पेटेंट कराना और उस पर एक ही इंसान का अधिकार होना, ये क्या कहलाता है, पेटेंट। समय और प्रौद्योगिकी दोनों महत्वपूर्ण कारक हैं जो पदार्थों को संसाधन में परिवर्तन कर सकते हैं। दोनों लोगों की आवश्यकताओं से संबंधित है। लोग स्वयं ही सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। ये लोगों के विचार, ज्ञान, आविष्कार और खोज ही है जो और अधिक संसाधनों की रचना करता है। यानी कि संसाधन, कोई वस्तु जब ही बन पाएगी ना जब इंसान को उस चीज़ की ज़रूरत होगी, और फिर वो इंसान की ज़रूरतों के अनुसार इंसान के दिमाग में नए विचार आते रहते हैं। फिर जब वो आइडिया आते हैं तो अब इंसान क्या करता है, अपने ज्ञान के अनुसार उस नई चीज़ का क्या करता है, आविष्कार। और फिर जब वो आविष्कार करता है वो उसकी ज़रूरत के लायक बन जाती है, फिर वही चीज़ क्या हो जाती है, संसाधन बन जाती है। प्रत्येक खोज अथवा आविष्कार से बहुत से अन्य खोज एवं आविष्कार होते हैं। आग की खोज से खाना पकाने की पद्धति एवं अन्य प्रक्रियाओं का प्रचलन हुआ, जबकि पहिए के आविष्कार से अंतः परिवहन की नवीनतम विधियों का विकास हुआ। जल विद्युत बनाने को प्रौद्योगिकी ने तेजी से बहुत बहते जल से ऊर्जा उत्पन्न करके उसे एक महत्वपूर्ण संसाधन बना दिया। यहाँ पे प्रौद्योगिकी का अर्थ दे रखा है, किसी कौशल करने अथवा वस्तु बनाने में नवीनतम ज्ञान का अनुप्रयोग प्रौद्योगिकी कहलाता है। यानी जब भी आपको कोई भी नए आइडिया आते हैं, आपको नए नॉलेज जब आप होती है, फिर उससे आप किसी चीज़ का निर्माण ही करते हैं, उसे क्या कहते हैं, प्रौद्योगिकी। अब संसाधनों के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे हम। संसाधन कितने प्रकार के होते हैं।
एक तो होता है प्राकृतिक संसाधन, एक होता है मानव निर्मित संसाधन और एक मानव में वर्गीकृत संसाधन। अब ये 3 तरीके से संसाधनों का वर्गीकरण किया गया है, प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव में वर्गीकृत। अब इनको हम आगे चल के पढ़ते हैं। अब प्राकृतिक संसाधन क्या होता है? प्राकृतिक संसाधन वो होते हैं जो हमें प्राकृतिक से खुद ब खुद मिले, जिसमें इंसान का कोई भी योगदान नहीं है। जैसे पानी हो गया, मिट्टी हो गया, हवा हो गया, पेड़ पौधे हो गए, ये सब क्या है? ये हमारे प्राकृतिक संसाधन है। जैसे हम पेड़ पौधों का यूज़ करके हम क्या करते हैं? अपनी आवश्यकता के अनुसार वस्तुओं को बनाते हैं। जैसे आप क्या करते हो? टेबल बनाते हो, आप घर भी बनाते हो, आप बहुत सारी चीज़ें क्या करते हो? लकड़ी से बनाते हो। उससे क्या होता है? आपकी ज़रूरतें पूरी होती है। जो संसाधन प्राकृतिक से प्राप्त होते हैं और अधिक संशोधन के बिना उपयोग में लाए जाते हैं, प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। वायु जिसमें हम सांस लेते हैं, हमारी नदियाँ और झीलों का जल, मृदा और खनिज सभी प्राकृतिक संसाधन हैं। इन संसाधनों में से बहुत से प्राकृतिक के निःशुल्क उपहार हैं और सीधे ही प्रयोग में लाए जाते हैं। कुछ परिस्थितियों में प्राकृतिक संसाधन का सबसे अच्छी तरह उपयोग करने के लिए औजारों और प्रौद्योगिकी की आवश्यकता होती है। तो प्राकृतिक संसाधन यहाँ पर बोला है जल, मिट्टी, खनिज और यहाँ पर वायु। ये जो भी ऐसी चीज़ जो हम बिना ज़्यादा परिवर्तन किए बिना ही हम उसका यूज़ करते हैं, उसे क्या कहते हैं? हम प्राकृतिक संसाधन है। जैसे वायु में हम कोई परिवर्तन करते हैं, लेकिन हम वायु से क्या लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं। तो ये सब किसके उदाहरण हुए? प्राकृतिक संसाधन के उदाहरण। अब यहाँ पर प्राकृतिक संसाधनों को भी दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, 2 अलग अलग भागों में बांट दिया गया है। पहला नवीनकरणीय और दूसरा अनवीनकरणीय संसाधनों में विभाजित कर दिया गया है। तो चलिए इसे समझते हैं। नवीनकरणीय संसाधन क्या होता है और अनवीनकरणीय संसाधन क्या होते हैं। तो आपको याद रखना है, ये प्राकृतिक संसाधन के 2 अलग भाग है, नवीनकरणीय और अनवीनकरणीय। अब नवीनकरणीय संसाधन क्या होता है? नवीनकरणीय संसाधन वो होते हैं जो हमारे पास असीमित होते हैं और वो क्या होते हैं? दोबारा से उसे हम वो दोबारा से बन सकते हैं। जैसे हमारे पास पानी या फिर मिट्टी हो गया, ये सब क्या है? ये हमारे पास असीमित है, यहाँ पर अनलिमिटेड है हमारे पास। ये किसके उदाहरण है? नवीनकरणीय संसाधन के। वे संसाधन हैं जो शीघ्रता से नवीनीकृत अथवा पुनः पूरित हो जाते हैं, यानी उन्हें दोबारा से बनाया जा सकता है। इनमें से कुछ असीमित होते हैं और उन पर मानव क्रियाओं का प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे सौर और पवन ऊर्जा। सौर ऊर्जा क्या होती है? जो आसमान से आने वाली जो एनर्जी होती है उसका यूज़ करते हैं। पवन ऊर्जा जो हवा के द्वारा हम जो एनर्जी बनाते हैं, हम उसका यूज़ करते हैं। यानी सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा हमारे पास क्या है? अनलिमिटेड है, असीमित है। और ये क्या है? ये हम दोबारा से इसको बना भी सकते हैं। लेकिन फिर भी कुछ नवीनकरणीय संसाधन, जैसे यहाँ पर जल दे रखा है, मृदा यानी मिट्टी, वन का लापरवाही से उपयोग उनके भंडारण को प्रभावित कर सकते हैं। जल असीमित नवीनकरणीय संसाधन प्रतीत होता है, फिर भी जल की कमी और प्राकृतिक जल स्रोत का सूखा आज विश्व के बहुत से भागों में एक बड़ी समस्या है। तो आपको पता है हमारे पृथ्वी का दो तिहाई हिस्सा क्या है? पानी से ढका हुआ है। फिर भी इतना पानी होने के बाद भी हमें पानी की किल्लत होती है। उसका कारण यह है कि 100% पानी में से सिर्फ 2.5% पानी ऐसा है जो पीने लायक है, और उन 2.5% पानी में से भी जो 1.5% पानी है वो क्या है? बर्फ़ से जमा हुआ है। तो आपको याद रखना है नवीनकरणीय संसाधन कौन सा होता है? जो हमारे पास असीमित है और वो हमारे पास बहुत मात्रा में पाया जाता है और उसे हम दोबारा से बना भी सकते हैं। जैसे यहाँ पर सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा का एग्जाम्पल दिया है। इसे हम पवन ऊर्जा से यानी विंड यानी हवा से हम एनर्जी बनाते हैं, और यानी सौर ऊर्जा यानी जो सूर्य से आने वाली किरण होती है उससे हम क्या करते हैं? एनर्जी यानी ऊर्जा बनाते हैं। अब अनवीनकरणीय संसाधनों के बारे में पढ़ेंगे। अनवीनकरणीय संसाधन वे संसाधन होते हैं जो हमारे पास क्या होते हैं? लिमिटेड मात्रा में पाए जाते हैं। अगर इन संसाधनों का हमने सही से यूज़ नहीं करा और हम लगातार यूज़ करते रहेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ख़त्म हो जाएगा और आगे के टाइम पे हमें ये नहीं मिल पाएगा। वह
वह संसाधन है जिनका भंडार सीमित है। भंडार के एक बार समाप्त होने के बाद नवीनीकृत अथवा पुनर्पूरित होने में हजारों वर्ष लग सकते हैं। ये अवधि मानव जीवन की अवधि से बहुत अधिक है। इस प्रकार के संसाधन नवीकरणीय कहलाते हैं। कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस इसके कुछ उदाहरण आपको याद रखना है। कोयला और पेट्रोलियम है, ये किसके अंदर, किसके नीचे पाया जाता है? ये हमें चट्टान यानी पृथ्वी के नीचे जब सड़े गले पत्तियां और इंसानों की हड्डियां जब ज़मीन में जाती हैं और बहुत ही ज़्यादा गहराई में जब जाती हैं, वो किस में बदल जाते हैं? कोयले और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में बदल जाती है। और इस पूरे प्रोसेस होने में हमें लाखों करोड़ों साल लग जाते हैं। तो आपको याद रखना है, अनवीनकरणीय संसाधन क्या होते हैं? जो हमारे पास सीमित होते हैं। अगर हमने इसका सही से यूज़ नहीं करा तो ये क्या हो जाएंगे? ख़त्म हो जाएंगे और ये दोबारा बनने में काफ़ी लंबा समय लगता है, हजारों करोड़ों साल लगते हैं। प्राकृतिक संसाधनों का वितरण भूभाग, जलवायु, ऊंचाई जैसे अनेक भौतिक कारकों पर निर्भर करता है। पृथ्वी पर इन कारकों में विभिन्नता होने के कारण संसाधनों का वितरण असमान है। अब हम पढ़ेंगे मानव निर्मित संसाधन के बारे में। हमने प्राकृतिक संसाधन के बारे में पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे मानव निर्मित। यानी आपको याद रखना है, जब हम कोई चीज़ प्राकृतिक से लेके जब इंसानों के द्वारा उसको बनाया जाता है, उसे ही क्या कहते हैं? हम मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। यानी आपको पता है, हमने नेचर से क्या ले लिया? हमने प्राकृतिक से क्या ले लिया? लोहा ले लिया। फिर उस लोहा को किसने बनाया? इंसान के दिमाग में नए नए आइडियाज़ आए यानी विचार आए। फिर उसने उस लोहे को अलग अलग शेप देकर अलग अलग टाइप के औजार बनाए, अलग अलग टाइप के वस्तुएं बनाए। तो ये जब प्राकृतिक से चीज़ों को लेकर जब इंसानों द्वारा उस चीज़ का बनाया जाता है और फिर उस चीज़ को यूज़ किया जाता है, जब इंसानों की ज़रूरतों को पूरा किया जाता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। कभी कभी प्राकृतिक पदार्थ तब संसाधन बन जाते हैं जब उनका मूल्य रूप बदल दिया जाता है। लोहा अयस्क उस समय तक संसाधन नहीं था जब तक लोगों ने उससे लोहा बनाना नहीं सीखा था। तो आपको याद रखना है, जब लोगों को लोहा बनाना आता ही नहीं था तो क्या था उस टाइम? ये जो लोहा है वो क्या है? संसाधन नहीं था। फिर जैसे जैसे इंसान की ज़रूरत बढ़ती गई, फिर इंसान के दिमाग में आइडिया भी आते रहे, फिर इंसान ने क्या करा? उससे नए नए औजार बनाए, नए नए वस्तुएं बनाई, और ये क्या कहलाई? मानव निर्मित संसाधन। लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग पुल, सड़क, मशीन, वाहन बनाने में करते हैं, जो मानव निर्मित संसाधन के नाम से जाने जाते हैं। प्रौद्योगिकी भी एक मानव निर्मित संसाधन है, इसलिए हम जैसे लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके मानव निर्मित संसाधन बनाते हैं। तो आपको पता है मानव निर्मित संसाधन क्या है? कि प्राकृतिक से ही चीज़ों को लेकर अपने इस्तेमाल के लायक कोई वस्तु को बनाना ही क्या है? मानव निर्मित संसाधन। अब हम पढ़ेंगे मानव संसाधन के बारे में। अब हम पढ़ेंगे मानव संसाधन के बारे में। ये मानव निर्मित संसाधन से अलग है। मानव संसाधन में क्या होता है कि इंसान संसाधन जब ही बनाएगा, यानी किसी समस्या का समाधान जब ही करेगा जब उसके पास कोई ज्ञान होगा, उससे कोई कौशल आता होगा, यानी उसके अंदर कोई ऐसे स्किल होगा कि वो कोई नई नई चीज़ बना सके, कोई नई नई चीज़ आविष्कार कर सके। तो इसे क्या कहते हैं? मानव संसाधन। लोग और अधिक संसाधन बनाने के लिए प्राकृतिक का सबसे अच्छा उपयोग तभी कर सकते हैं जब उनके पास ऐसा करने का ज्ञान और कौशल तथा प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो। इसलिए मनुष्य एक विशिष्ट प्रकार का संसाधन है, अतः लोग मानव संसाधन है। शिक्षा और स्वास्थ्य लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करता है। अधिक संसाधनों के निर्माण में समर्थ होने के लिए लोगों के कौशल में सुधार करना मानव संसाधन विकास कहलाता है। तो आपको याद रखना है मानव संसाधन क्या है कि जब ज़्यादा से ज़्यादा आपको संसाधन बनाना है तो उसके लिए इंसानों के अंदर कोई योग्यता यानी उसके अंदर किसी चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए। अगर उसके अंदर किसी चीज़ की नॉलेज होगी जब भी वो क्या करेगा? कोई संसाधन बना पाएगा। इसी को क्या कहते हैं? मानव संसाधन कहते हैं। अब हम संसाधन संरक्षण और सशक्त पोषणीय विकास इन दो कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे।
अब संसाधन संरक्षण का मतलब क्या होता है, यानी जो हमारे प्राकृतिक, यानी जो हमें प्राकृतिक ने संसाधन दिए हैं उन संसाधनों का हमें क्या करना है, बचाव करना है। संरक्षण का मतलब ही क्या होता है, बचाव होता है। जैसे हमें प्राकृतिक ने क्या दिया है, पेड़ पौधे दिए हैं, अगर हम उसका बचाव नहीं करेंगे, उसे हम ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करेंगे यानी उसे काटेंगे तो क्या होगा, पेड़ की मात्रा कम हो जाएगी, जिससे क्या होगा, हमें ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा और क्या होगा, उससे बाढ़ आने की आशंका होती है, उससे सूखा पड़ता है, उससे बारिश भी उस पर ही निर्भर करता है। तो हमें क्या करना है, हमें जो ये संसाधन मिले हैं इनका हमें बचाव करना है। जैसे हम पानी हमें मिला है तो हमें क्या करना है, उस पानी का हम ज़्यादा से ज़्यादा बचाव करें और हम पानी को दूषित ना करें, उसे हम गंदा ना करें। ऐसी हमें मिट्टी मिली है, उसे भी हम उसका बचाव करें। ऐसे हमें वायु यानी हवा मिली है, हम हवा के अंदर गंदे गंदे हानिकारक गैस ना छोड़ें, जिससे क्या हो, उसका हम बचाव कर सकें। मोना ने एक बुरा स्वप्न देखा। उसने देखा कि पृथ्वी पर सारा जल सूख गया है और सारे पेड़ कट गए हैं। वहाँ पर ना तो छाया ही थी और ना कुछ खाने पीने के लिए था। लोग परेशान हो रहे थे और चारों तरफ भोजन और छाया की तलाश में निराश घूम रहे थे। उसने अपनी माँ को सपने के बारे में बताया। उसने पूछा, अम्मा क्या ये सच हो सकता है? हाँ, अम्मा ने उत्तर दिया। यदि हम नवीनकरणीय संसाधनों के प्रति सतर्क नहीं रहते हैं तो वे बहुत दुर्लभ हो सकते हैं। दुर्लभ का मतलब यहाँ पर यह है कि वो कम हो जाएंगे और अनवीनकरणीय संसाधन निश्चित ही समाप्त हो सकते हैं। राजू ने पूछा, हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? बहुत कुछ, अम्मा ने उत्तर दिया। आप अपने दोस्तों से बात क्यों नहीं करते? तो आपको याद रखना है, संसाधन संरक्षण का मतलब क्या होता है कि जो भी संसाधन है उसका हमें बचाव करना है कि हम उसके आने वाली पीढ़ी भी यूज़ कर सके। यहाँ पर हमें सतत पोषणीय विकास दे रखा है। अब सतत पोषणीय विकास क्या होता है, हमें क्या करना है, जो भी हमारे संसाधन हैं उनका हमें क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें संरक्षित करना है, उनका हमें बचाव करना है कि उसका यूज़ हम भी कर लें और जो हमारे आने वाली पीढ़ी है यानी भविष्य की जो पीढ़ी है वो भी उसका सफलतापूर्वक उपयोग कर ले। उसे ही क्या कहते हैं हम, सतत पोषणीय विकास कहते हैं। यानी सतत पोषणीय विकास से आप क्या समझते हैं कि आप संसाधनों का ऐसा संरक्षण करें, ऐसा बचाव करें कि आप भी यूज़ कर ले और आपके आने वाले जो पीढ़ी है वो भी यूज़ कर ले। संसाधनों का सफलतापूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीनीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना सतत पोषणीय विकास कहलाता है। संसाधनों के संरक्षण के अनेक तरीके हैं। तो आपको सतत पोषणीय विकास से पता चला कि हमें क्या करना है, हमें एक तो संसाधन का संरक्षण करना है और हमें उसे बनने के लिए टाइम भी देना है, जिससे क्या हो, उसका हम भी यूज़ कर ले और हमारी आने वाली पीढ़ी भी यूज़ कर ले। यही क्या है, सतत पोषणीय विकास कहलाता है। यहाँ पर दे भी रखा है सतत पोषणीय विकास, संसाधनों का सफलतापूर्वक उपयोग ताकि न केवल वर्तमान पीढ़ी की अपितु भावी पीढ़ियों की भी आवश्यकता पूरी होती रहे। यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारे जो संसाधन हैं उनके बचाव के लिए यानी उनके संरक्षण के लिए हम क्या क्या तरीके अपना सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति उपभोग को कम करके वस्तु को पुनः चक्रण और पुनः उपयोग द्वारा योगदान दे सकता है। यानी हम क्या करते हैं, हम पेज क्या करते हैं उस पर लिख के हम क्या करते हैं, उसे फिर हम यूज़ करके फेंक देते हैं। तो हमें ऐसा ज़्यादा से ज़्यादा नहीं करना है, हमें उसी पेज पे क्या करना है, हमें पेंसिल से लिखना है और फिर हम क्या करेंगे, उसे फिर जब वो यूज़ हो जाए फिर हम उसे क्या करेंगे, उसे हम फिर मिटा देंगे और फिर उस पर हम नई चीज़ लिख देंगे। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे आप प्लास्टिक लाते हो मार्केट से तो आपको बार बार लाने की ज़रूरत नहीं है, आप एक बार ले आओ और फिर जब उसका यूज़ हो जाए तो आप दोबारा से बाहर ले जा के उससे ही सामान ला सकते हो। पुनः चक्रण का मतलब यानी ये रिसाइकल करना। अंततः यह एक विभिन्नता बनता है क्योंकि सभी जीवन एक दूसरे से जुड़े हैं। उस शाम बच्चों और उनके मित्रों ने पुराने समाचार पत्रों, व्यर्थ वस्त्रों तथा बांस के डंडियों से लिफाफे और खरीदारी के लिए थैले बनाए। मोना ने कहा, हम इन वस्तुओं में से कुछ
वस्तुएं उन परिवार को देंगे जिन्हें हम जानते हैं। मुस्तफ़ा ने कहा, अपने संसाधनों को बचाना और अपनी पृथ्वी को सजीव रखना ये एक बहुत अच्छा कार्य है। जैसी ने कहा, मैं बहुत ही सतर्क रहूँगी कि कागज़ व्यर्थ ना हो। उसने स्पष्ट किया, कागज़ बनाने के लिए बहुत सारे पेड़ काटे जाते हैं। आपको याद रखना कि अगर आपको 100 किलो कागज़ बनाना है तो उसके लिए हम 17 पेड़ को काटते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ ना काटे, तो हमें कागज़ों का कम से कम यूज़ करना है। मैं ध्यान रखूँगा कि मेरे घर में विद्युत व्यर्थ ना हो। मुस्तफ़ा ने ज़ोर से कहा, विद्युत जल और कोयले से मिलती है। तो आपको याद रखना, हमारे पास, मैंने बताया आपको, जल भी सीमित है और हमारे पास कोयला भी क्या है, सीमित है। कोयले को तो बनने में क्या है, बहुत टाइम लगता है। मैं विश्वास दिलाती हूँ कि मेरे घर में जल बेकार नहीं होगा। जल की एक एक बूंद मूल्यवान है। आशा ने कहा। बच्चों ने कहा, हम सब मिलकर अंतर ला सकते हैं। हमारी पृथ्वी और इस पर निवास करने वाले लोगों का भविष्य पेड़ पौधों और परितंत्र की सुरक्षा और संरक्षण से जुड़ा है। अब ये सुनिश्चित करना हमारा कर्तव्य हो जाता है कि सभी नवीनकरणीय संसाधनों के उपयोग सतत पोषणीय है। यानी हमें क्या करना है कि नवीनकरणीय जितने भी संसाधन हैं, जैसे सौर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, जल हो गया, मृदा हो गई, पानी हो गया, ये सब क्या है, नवीनकरणीय संसाधन के उदाहरण है। हमें इसका क्या करना है, सतत पोषणीय विकास करना है। यानी हमें इसका ऐसा यूज़ करना है कि हमारे आने वाली जो पीढ़ी है उसका वो भी ये यूज़ कर ले। पृथ्वी पर जीवन की विविधता संरक्षित की जाए, प्राकृतिक पर्यावरण तंत्र की हानि को कम से कम किया जाए। यानी कि हमें क्या करना है, हमें पानी के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा कूड़ा कचरा नहीं डालना है। हमें अपने वायु के अंदर हानिकारक गैस नहीं छोड़ना है। हमें CNG वाले गाड़ी का यूज़ करना है जिसके अंदर कम से कम धुआं निकलता है। तो हम ये सब बचाव इसके लिए कर सकते हैं। सतत पोषीय विकास के कुछ सिद्धांत। जीवन के सभी रूपों का आधार और देखभाल, यानी हमें सब चीज़, जो आसपास की जो चीज़ें हैं, हमें क्या करना है, उनका देखभाल करना है। मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना, पृथ्वी की जीवन शक्ति और विविधता का संरक्षण करना, प्राकृतिक संसाधनों के ह्रास को कम से कम करना, यानी प्राकृतिक संसाधन को कम से कम क्या हो, नुकसान पहुंचाएं हम। पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार और अभ्यास में परिवर्तन, समुदाय को अपने पर्यावरण की देखभाल करने के योग्यता बनाना। तो चलिए, ये चैप्टर यहीं पर फिनिश होता है। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ।